Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 8 है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स उसके अंतर्गत यूनिट 2 की चर्चा हम लोग करेंगे। इस क्लास से पूर्व हमने इस यूनिट के दो जो सब टॉपिक्स हैं उसकी चर्चा की थी, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। उसी में आगे जो हमें सब टॉपिक्स देखना है वह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। उनकी चर्चा जो है आज के क्लास में हम लोग करेंगे और हम लोग जानेंगे कि ये नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, संविधान में इन्हें कहाँ स्थान दिया गया है, कौन कौन से हैं, इनका महत्व क्या है, विशेषताएं क्या हैं, मौलिक अधिकार और आपके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें क्या अंतर है और इनको अध्ययन की सुविधा के लिए जो अलग अलग उदारवादी, गांधीवादी या समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत जो इसका विभाजन किया गया है उसको भी हम लोग समझेंगे। और ये क्लास मेरे पिछले क्लास की तरह ये चूँकि यूजी सेमेस्टर 2 के कोर्स में भी ये टॉपिक आपको पढ़ना है तो यूजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी हमारा ये क्लास या हमारी ये वीडियो जो है इम्पोर्टेंट होगी। और वैसे तो राजनीति शास्त्र के सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो उपयोगी है, साथ ही साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो लोग दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो कि जो भी हम लोग इसमें फैक्ट और तत्व की चर्चा करेंगे वो सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं या सिद्धांत या तत्व जिनको हम कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये क्या है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिया गया है और यह एक प्रकार के आदर्श लेख हैं क्योंकि इसमें उन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक लक्ष्यों को रखा गया है जिसके माध्यम से एक समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना की जा सके और संसार के अधिकतम लोकतंत्रीय देशों में जैसे यूरोप में फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील ने इस प्रकार के सिद्धांतों को अपने संविधान में जगह दी है। ये नीति निर्देशक तत्व समाजवादी देशों में भी हमें देखने को मिलते हैं और प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया के लगभग सभी देशों के संविधानों के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को जगह दिया गया है। भारतीय संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान की तरह ही यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों को जगह दिया गया है और भारतीय संविधान के साथ साथ भारतीय महाद्वीप देशों में जैसे कि वर्मा, म्यांमार के संविधान में भी नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। और भारतीय संविधान में अपनी प्रस्तावना सामाजिक सिद्धांतों से प्रभावित होकर इसे भारतीय संविधान में इसको जगह दिया गया है, इन सिद्धांतों को। क्योंकि हमने अपनी प्रस्तावना में ही समाजवादी शब्द का प्रयोग किया और उससे हमने एक समाजवादी जो आदर्श मॉडल है समाज का वो बनाना चाहते हैं और इसलिए जो है इसके अंतर्गत सामाजिक सिद्धांतों से प्रभावित होकर इसको हमारे भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया। और जैसा कि मैंने बताया भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व वह सिद्धांत हैं जो कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को ऊंचे आदर्श को प्राप्त करने के लिए दिए गए हैं। अर्थात संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों को स्थान दिया गया है उन्हें व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए इन तत्वों का समावेश संविधान में किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जनता के
कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। और इस तरह से डॉक्टर M.B. पायली ने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये सिद्धांत प्रजातंत्रात्मक भारत का शिलान्यास करते हैं। जब भारत सरकार इन्हें कार्य रूप में परिणित कर देगी तो भारत एक सच्चा लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा और राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह विधि निर्माण करते समय तथा प्रशासन में इन सिद्धांतों का पालन करे। और इस तरह से दुर्गादास बसु के अनुसार अधिकांश निदेशक जो तत्व हैं उनका ध्येय आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जिसका संकल्प उद्देशिका में किया गया था या उसमें जो है वो किया गया है। तो ये चीज़ें जो है संविधान में कहाँ कैसे शामिल की गई है, ये सब बातें थी। अब हम लोग देखते हैं कि जो नीति निदेशक सिद्धांत या तत्व हैं उनका अर्थ क्या है, उन सिद्धांतों का मतलब क्या है, उसका ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व की चर्चा की गई है वो आखिर ये तत्व या सिद्धांत जो हैं वो क्या हैं। राज्य के जो संविधान सभा में संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान सभा में के वैधानिक सलाहकार B.N. राव के सुझाव पर मूल अधिकारों को 2 भागों में विभाजित किया गया था और वैसे अधिकार जो तुरंत दिए जा सकते थे उसे मूल अधिकारों में शामिल किया गया। मूल अधिकार उन्हें कहा गया और उसे राज्य और जिसको बाद में दिए जाने थे, जो ऐसे अधिकार जो तुरंत नहीं दिए जाने थे उनको राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में किन किन बातों को जगह दिया जाए, इसके लिए तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में सप्रू समिति का गठन किया गया और उनके सुझाव पर नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। B.N. राव ने नीति निदेशक तत्वों के बारे में जिक्र करते हुए यह कहा है कि यह सिद्धांत संघ तथा राज्य की सरकारों के लिए संविधानों द्वारा निश्चित निर्देश है कि राज्य और सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अर्थात नीति निदेशक तत्व का अर्थ यह है कि नीति निदेशक तत्व का अर्थ है कि संघ तथा राज्य की विधानपालिका नीति निदेशक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर कानून का निर्माण करेगी और शासन चलाएगी। चूँकि नीति निदेशक सिद्धांतों में लोक कल्याण और जनहित के आदर्श निहित हैं, अतः राज्य सरकार को लोकहित और जनहित को ध्यान में रखकर कार्य करने होंगे। और नीति निदेशक तत्वों के जो 3 प्रमुख उनको पढ़ने से जो 3 प्रमुख बातें हमें समझ में आती हैं वो ये है कि यह संघ एवं राज्य सरकारों को कार्य में दिशा निर्देश का एक काम करती है राज्य के नीति निदेशक तत्व। दूसरा, केंद्र एवं विधान मंडलों को कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश करता है। और तीसरा, इसके माध्यम से एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। इसे स्पष्ट करते हुए भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में यह वक्तव्य दिया था कि ये विधानपालिका तथा कार्यपालिका के लिए आदेश है। जो कोई सत्ता प्राप्त करे वह अपनी इच्छा से सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा, बल्कि उसे नीति निदेशक सिद्धांतों का सम्मान करना होगा और इस प्रकार नीति निदेशक सिद्धांतों का सम्मान करना होगा। और इस प्रकार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत राज्य सरकार एवं विधान मंडलों को एक नैतिक बंधन में बांधता है, जिससे कि वह एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके। तो ये था राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको भाग 4 में अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 तक शामिल किया गया है। और वैसे अधिकार जिनको तुरंत देना था उनको मौलिक अधिकारों में डाला गया, और वैसे अधिकार जिनको कुछ टाइम के बाद देना था और जो लोग कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं और हमारे संविधान का मूल आदर्श को भी प्रदर्शित करते हैं, तो वैसे अधिकारों को बाद में दिया जाना था, उसको राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है। अब हम देखते हैं कि
जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनकी विशेषताएं क्या है। तो नीति निर्देशक तत्व राज्य को एक दिशा निर्देश एवं पथ प्रदर्शक की तरह जो है वो रास्ता दिखलाता है। दूसरा, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति न्याय संगत नहीं है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के पूरे नहीं होने पर इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का काम करती है। और चौथा, कि यह इसके माध्यम से एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार यह न्याय संगत तो नहीं है, परंतु इसके पीछे जनमत की शक्ति होती है, क्योंकि जनमत के माध्यम से जनता यह दबाव डालती है कि सरकार, राज्य और विधानपालिका उनके हितों या लोक कल्याण का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करे। नेक्स्ट जो है यह जो नीति निर्देशक तत्व है यह गैर न्यायोचित है, पर कभी कभी संविधान अस्पष्ट नज़र आता है तो न्यायपालिका नीति निर्देशक तत्वों का सहारा लेकर उसे स्पष्ट करने का प्रयास करती है। अतः नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की एक आधारभूत सिद्धांत है और इस प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है जो राज्य और सरकार को निरंकुश होने से रोकती है। साथ ही साथ ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की भी स्थापना करती है। तो ये इसकी विशेषताएं थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या सिद्धांत हैं, उन तत्वों या सिद्धांतों की जो व्याख्या की गई है वो किस तरह से की गई है भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक 51 तक नीति निर्देशक तत्वों या सिद्धांतों का जिक्र है, परंतु इस नीति निर्देशक सिद्धांतों को 3 भागों में वर्गीकृत कर हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। 3 लक्ष्यों, इनसे 3 लक्ष्य हमें दृष्टिगोचर होते हैं और इन्हीं लक्ष्यों और उद्देश्यों को इन अनुच्छेदों के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया जाता है। और जो ये लक्ष्य या उद्देश्य हैं, पहला समाजवादी सिद्धांत वाले नीति निर्देशक तत्व, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत वाले नीति निर्देशक तत्व और उदारवादी सिद्धांत वाले नीति निर्देशक तत्व। कहीं कहीं पुस्तकों में आपको इन 3 विभाजन के अलावा भी अलग तरह के विभाजन मिलेंगे, जैसे कि आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व, या आपको मिल सकता है दूसरा जो है सामाजिक हित संबंधी नीति निर्देशक तत्व, या फिर न्याय या शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी नीति निर्देशक तत्व के रूप में कहीं कहीं इसकी व्याख्या होगी, या प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व हो सकते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों में इसका विभाजन किया गया है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन में होने की कोई बात नहीं है। ये सारे अनुच्छेद जो हैं आपको इन तीनों जो मैंने वर्गीकरण बताया उसमें भी मिलेंगे, और अगर आप इस तरह का वर्गीकरण में पढ़ेंगे तो वहाँ भी सारे अनुच्छेदों को अलग अलग करके बताया गया है। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं या सिद्धांत हैं, तो उनको हम लोग पहला जो उनका वर्गीकरण किया गया है तो वो है समाजवादी नीति निर्देशक तत्व। ऐसे नीति निर्देशक तत्व जिससे हमें समाजवादी होने का दृष्टिगोचर होता है, तो उससे संबंधित जो अनुच्छेदों में जिनकी व्याख्या की गई है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो ये ऐसे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतों के अनुरूप अपने राज्य को स्थापित करना चाहते हैं, और भारतीय संविधान के अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास करते हैं, ताकि एक समतामूलक समाज की स्थापना की जा सके और जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना हो सके, और इसके माध्यम से एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। और भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में जिन अनुच्छेदों में समाजवादी लक्ष्यों का जिक्र होता है, उसमें जो आते हैं वो हैं अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है। तो इस अनुच्छेद में
कहा गया है कि लोगों के कल्याण को सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ साथ असमानता को कम करते हुए प्रोत्साहित करना और समान अवसर उपलब्ध कराना, ये बातें इसमें 38 में कही गई है। उसके बाद आता है 39। तो इसमें कहा गया है कि राज्य ऐसी नीति का निर्माण करेगी, पहला, कि सभी पुरुष तथा स्त्रियों को जीविका के पर्याप्त साधन को प्राप्त हो करने का अधिकार हो। दूसरा 39 क्लॉज बी में कहा गया है कि समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार विभाजित हो जिससे कि सामूहिक हित होता हो। तीसरा, जो आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन एवं उत्पादन के साधनों में एक रूपता हो। चौथा, स्त्री और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। नेक्स्ट, पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वास्थ्य एवं शक्ति और बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, ये इंश्योर किया जाए। और नेक्स्ट, आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसा रोजगार ना करना पड़े जिससे कि उनकी आयु उनकी शक्ति के अनुरूप ना हो, जो और बच्चों तथा युवाओं को शोषण से बचाया जा सके। तो ये अनुच्छेद 39 में बोला गया है, ये सारी चीज़ें 39 के अंतर्गत बताई गई हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 39 क्लॉज ए, इसमें ए जोड़ा गया है, वो क्या है? तो इस अनुच्छेद को 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें कहा गया है कि समान न्याय के लिए गरीबों को निःशुल्क न्यायिक सुविधा उपलब्ध कराएगा राज्य। तो राज्य जो है न्यायिक सुविधा जो है निःशुल्क न्यायिक सुविधा उपलब्ध कराने की बात इसमें 39 क्लॉज ए में कही गई है। इसके बाद जो समाजवादी आदर्शों पर आधारित जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 41 और इसमें कहा गया है कि राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य या विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशस्त्र और अन्य असहाय की दशा में लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसके लिए राज्य व्यवस्था करेगी। जैसे कि वृद्धा पेंशन वगैरह जो है, विधवा पेंशन, ये सब योजनाएं जो हैं इसके तहत गवर्नमेंट करती है अनुच्छेद 41 के तहत। जो भी ऐसे लोग बीमार, भिखारी या जिनकी बुढ़ापा से पीड़ित हैं, असहाय हैं, वैसे लोगों के लिए। इसके बाद है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में राज्य काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशा को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए भी उपलब्ध कराएगी और इसको जो है 1962 का प्रसूति जो अधिनियम है बनाकर इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और अनुच्छेद 43 राज्य जनता के निर्वाह के लिए उचित मजदूरी, अच्छे जीवन यापन के लिए उचित आवास उपलब्ध कराएगा ताकि जनता अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले सके और उनका जीवन जो है वो सुखमय हो सके, इसकी भी व्यवस्था करेगी। इसके बाद आता है अनुच्छेद 43 क्लॉज ए। तो 43 क्लॉज ए के अंतर्गत क्या कहा गया है? तो 43 क्लॉज 1 में कहा गया है कि इस अनुच्छेद में भी 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में इसको ए जोड़ा गया है और इस अनुच्छेद में राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित कर सके, साथ ही साथ उद्योग में अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाया जा सके। ये आपका 43 क्लॉज ए में कहा गया है। अनुच्छेद 47 में क्या है? तो अनुच्छेद 47 राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर में को ऊंचा किया जा सके तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना भी राज्य का एक कर्तव्य होगा। जैसे मध्याह्न भोजन, मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना आदि जो है योजनाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये थे अनुच्छेद। अब इन अनुच्छेदों का जो समाजवादी सिद्धांत है जिसकी चर्चा मैंने अभी की, अनुच्छेद 47, 43 क्लॉज ए, 43, 39 क्लॉज ए, उसके बाद 38, ये सारे जो अनुच्छेद है जो समाजवादी जो सिद्धांत है उन पर आधारित है, तो उनका क्रियान्वयन कैसे किया गया है इसको हम लोग देखते हैं। तो जो भी अनुच्छेद हम लोगों ने उपरोक्त देखा है उसको समाजवादी उन सभी में समाजवादी जो
झलक है हमें देखने को मिलती है और इसके माध्यम से राज्य ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याण एवं जनहित का कार्य करने का प्रयास करता है। और जहाँ तक इसके क्रियान्वयन का सवाल है तो राज्य सरकार या राज्य उपरोक्त अनुच्छेदों के क्रियान्वयन करने के लिए आज तक कई नीतियाँ जो है और कानूनों का निर्माण कर चुका है। उदाहरण के लिए स्त्री पुरुष का समान वेतन के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम बनाया गया है। उसके बाद सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर उसे एक कानूनी अधिकार बनाया गया है। स्त्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसूति लाभ मिले, इसके लिए प्रसूति अधिनियम 1962 बनाया गया है। बच्चों और वृद्धों के सामाजिक कल्याण के लिए वृद्धा पेंशन, भोजन एवं बच्चों के लिए बाल श्रम अधिनियम बनाकर उसको रोकने का प्रयास किया गया है। उसी तरह से लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार एवं केंद्र सरकारों के द्वारा कई पोषाहार एवं स्वास्थ्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। और आयुष्मान भारत आज प्रेजेंटली उसमें 5 लाख तक की जो है इंश्योरेंस देती है, खर्चे उठाती है किसी भी क्रॉनिकल बीमारी जो है उससे निपटने के लिए। और इस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों से प्रभावित होकर राज्य समय समय पर विभिन्न कानून एवं नीतियों के माध्यम से लोगों के हितों एवं कल्याण के लिए कार्य करती है। तो ये थे हमारे समाजवादी जो सिद्धांत थे, उस पर आधारित जो नीति निर्देशक तत्व थे वो। इसके बाद हम लोग देखेंगे गांधीवादी जो सिद्धांत है उससे संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं भाग 4 में उसको। तो वे ऐसे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं और ये सिद्धांत स्वतंत्रता आंदोलन एवं राष्ट्रीय आंदोलन के समय गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था और उन्होंने अपने गांधीवादी सिद्धांतों के माध्यम से भावी भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा। और संविधान निर्माण के उपरांत गांधी जी के इन्हीं सिद्धांतों को पूरा करने के लिए संविधान निर्माताओं ने इनके सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों में स्थापित किया ताकि गांधी जी के जो विचार थे, जो उनके सिद्धांत थे, उनके जो लक्ष्य थे एवं जो उनकी योजना को पूरा किया जा सके। और जिन अनुच्छेदों में गांधीवादी सिद्धांतों की झलक हमें मिलती है नीति निर्देशक तत्वों में, उसमें अनुच्छेद 40 पहला जो है अनुच्छेद 40, और इसमें राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगी एवं उन्हें आवश्यक शक्ति प्रदान कर स्वायत्त शासन के कार्यों के रूप में संगठित किया जाएगा ताकि शासन में जनमानस की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो सके। इसके बाद है अनुच्छेद 43। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत एवं सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करेगी जिसका उत्तरदायित्व राज्य का होगा या है। इसके बाद है अनुच्छेद 46 और इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ऐसी व्यवस्था करेगी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन दिया जा सके एवं समाज के कमजोर वर्गों की अन्याय एवं शोषण से रक्षा की जा सके। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि इसके द्वारा राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि स्वास्थ्य के लिए जो है उस लाभदायक स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक जो दवाएं हैं, नशीली दवाएं, मदिरा, ड्रग्स का उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत इस अनुच्छेद के अनुसार गाय का बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशु की बलि पर रोक लगाया गया है और उनकी संख्या में बढ़ोतरी के लिए राज्य जो है वो प्रयास करेगी, ऐसे जानवर जो दूध देते हैं। इसके बाद जो गांधीवादी जो सिद्धांत है तो इसमें हमने देखा कि अनुच्छेद 40, 43, 46, 47 और 48 ये जो 5 जो अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत गांधीवादी जो सिद्धांत है उसकी झलक हमें मिलती है। और इन सिद्धांतों को भी जो है सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम इसको क्रियान्वित किया गया है। तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है और जिसे विभिन्न कानूनों एवं नीतियों के माध्यम से क्रियान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। और उसमें है अनुच्छेद 40 का क्रियान्वित करते हुए 1993 में इसे संवैधानिक प्रावधान बना दिया गया। और दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए
अन्य छोटे छोटे योजनाएं स्वयं सहायता राज्य के द्वारा दी जाती है ताकि कुटीर उद्योगों की स्थापना की जा सके। और उसी प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सुरक्षा के लिए एवं शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार समय समय पर विभिन्न नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण करती है। नेक्स्ट, इसी प्रकार विभिन्न कानून बनाकर राज्य यह प्रयास करती है कि नशीली दवाओं का प्रयोग कम से कम हो, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और उससे उनकी सुरक्षा हो सके। और इस प्रकार गांधी जी के इन विभिन्न सिद्धांतों वाले अनुच्छेदों को क्रियान्वित करने के लिए समय समय पर विभिन्न कानून एवं नीति या योजनाओं राज्य के द्वारा बनाई जाती रही हैं। इसके बाद आता है हमारा जो तीसरा सिद्धांत है, जो उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और उदारवादी सिद्धांत से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इस सिद्धांत के अंतर्गत वैसी व्यवस्था को रखा गया है जिसके द्वारा वास्तविक रूप में लोकतंत्र की स्थापना की जा सके, जिसका मूल आधार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। और इसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के विभिन्न अनुच्छेदों में यह प्रयास किया गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगी कि जिससे स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की स्थापना हो सके। अर्थात उदारवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये उदारवादी नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला जो है अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य के समस्त क्षेत्रों के नागरिकों के लिए एक समान संहिता कानून जो है वो लाने का प्रयास करेगी, जिससे कि समानता स्थापित हो सके। अनुच्छेद 45 इसके अंतर्गत राज्य यह उपबंध करता है या इसकी व्यवस्था करेगा कि बच्चों को खासकर 14 वर्ष की आयु को तक निःशुल्क जो है वो शिक्षा दी जाए। और इसको जो है एक फंडामेंटल राइट्स भी 86 में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से बना दिया गया है, 21 क्लॉज ए में जोड़कर। और 6 से 14 वर्ष के आयु के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 48 जो है राज्य इस तरह का की व्यवस्था करेगा कि पशु चिकित्सा एवं कृषि का आधुनिक तथा वैज्ञानिक विकास हो सके। उसके बाद अनुच्छेद 48 क्लॉज ए में इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसमें सुधार करने के लिए वन्य एवं अन्य जीव जंतुओं की रक्षा का प्रयास करेगा। और इस अनुच्छेद को 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जो है वो जोड़ा गया है 48 में, 48 क्लॉज ए। इसके बाद अनुच्छेद 49 में इसके तहत राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं एवं कलात्मक स्थान जो है उनको सुरक्षा दी जा सके। अनुच्छेद 50 में राज्य का यह कर्तव्य होगा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों को पृथक पृथक किया जाए, अर्थात न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 51 और इस अनुच्छेद के द्वारा शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की बात कही गई है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करने की बात कही गई है। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करना है। संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधियां बाध्यताओं के प्रति आदर को बनाए रखने का कार्य करती है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता जैसे सिद्धांतों को बढ़ावा देती है या देगी। तो ये हमारे उदारवादी जो विचार से या सिद्धांत से संबंधित जो हमारे नीति निर्देशक तत्व थे, जिसमें अनुच्छेद 44, 45, 48 क्लॉज ए, 49, 50 और 51 ये जो अनुच्छेद हैं ये हमारे उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं और इनको क्रियान्वित भी किया गया है। और इन उदारवादी सिद्धांतों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य के द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और कई ऐसे कानून नीति बनाए गए हैं जो उदारवादी सिद्धांतों को स्थापित करने का बढ़ावा देने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। जैसे इसके अंतर्गत एक समान कानून संहिता तो नहीं अभी बना पाया है, प्रयास इसके लिए प्रयासरत है, परंतु राज्य के द्वारा हमेशा यह प्रयास रहता है कि विभिन्न
संप्रदायों के लिए एक प्रकार की नीति का निर्माण किया जा सके। दूसरा, अनुच्छेद 45 के स्थापित करने के लिए राज्य द्वारा 2002 में इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21A क्लॉज के तहत मौलिक अधिकार, इसको शिक्षा के अधिकार को घोषित किया गया है। वहीं अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या को भी 10 से बढ़ाकर 11 कर दी गई है और 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत में कृषि के विकास के लिए राज्य एवं सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों के माध्यम से कृषि एवं कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है और साथ ही पशुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए विभिन्न पशु चिकित्सालयों की भी स्थापना करेगी। नेक्स्ट, इस प्रकार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए तथा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी कई अधिनियम और नीतियों का निर्माण किया गया है ताकि वन्य जीवों को और एवं पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। उसके बाद है कि उसी प्रकार ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा भी राज्य की विभिन्न पुलिस संगठनों के द्वारा एक अध्ययन से किया जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत अपनी विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत शांति और सुरक्षा को स्थान दिए हुए है, जिसे पंडित नेहरू ने पंचशील के सिद्धांतों के माध्यम से स्थापित किया था। और इस प्रकार हम देखें तो उदारवादी सिद्धांतों को भी विभिन्न नियमों, कानूनों, अधिनियमों के माध्यम से राज्य के द्वारा इसको लागू करने का प्रयास किया गया है। अब है कि और इसके अलावा संविधान में बहुत सारे ऐसे भाग हैं जिसमें भी इन मौलिक जो आपके नीति निषेधक तत्व हैं उनको अन्य भागों में भी इनकी झलक मिलती है, इनको लागू करने की बात की गई है। जैसे कि अनुच्छेद 350A क्लॉज ए, इसके अंतर्गत राज्य का यह कार्य होगा कि भाषाई या अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए। दूसरा है अनुच्छेद 351। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए उपयुक्त व्यवस्था करे ताकि यह भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के माध्यम बन पाए। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद 335। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ एवं राज्य के सेवाओं एवं पदों के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति की प्रशासनिक सेवा में बनाए रखा जाए, जिसके लिए राज्य जो है वो उपयुक्त व्यवस्था करेगी। इन सभी उपयुक्त जितने भी अनुच्छेद हैं या नीति निषेधक तत्व हैं, इनका क्रियान्वयन भी भारतीय शासन व्यवस्था में देखने को हमें मिलती है। जैसे अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उनकी ही मातृभाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। इसके बाद हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अलग से राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया है और समय समय पर विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से इनको बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 335 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है तथा पदोन्नति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इन सभी चीज़ों को भारत सरकार के द्वारा समय समय पर क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाता रहा है, जो राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत है उसकी आलोचना देखेंगे। ये तो हमारे सारे सिद्धांत थे जिसकी हमने चर्चा की, जो अनुच्छेद 36 से लेकर आपका 51 तक था, उसकी हमने चर्चा की। अब है इसकी आलोचना। तो नीति निषेधक तत्वों द्वारा जो पहली आलोचना की गई है, जो नीति निषेधक तत्वों के द्वारा काफ़ी उच्च आदर्श रखे गए हैं, परंतु इसका क्रियान्वयन का पक्ष पूरी तरह से कमजोर और अधूरा है और इस आधार पर इसकी पहली आलोचना की जाती है। दूसरा है क्योंकि इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों में जैसे अनुच्छेद 32 है, तो इसके तहत हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन इसका क्रियान्वयन क्या है, राज्य की स्थिति पर छोड़ा गया है कि राज्य जो है जब उसके पास संसाधन होंगे उसके आधार पर वो धीरे धीरे कानून बनाकर इनको लागू करेगी। नीति निषेधक तत्वों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है जैसा कि मौलिक अधिकारों को प्राप्त है। नेक्स्ट, यह नैतिक स्वरूप वाला तत्व है जो बाध्यकारी नहीं है और यही कारण है कि राज्य के द्वारा इसका घोर उल्लंघन भी किया जाता है। नेक्स्ट, ये गांधीवादी, उदारवादी और समाजवादी सिद्धांतों का सिर्फ एक स्वप्न मात्र है
और इसके बाद जो इसकी आलोचना की गई है कि इसके कई अनुच्छेद ऐसे हैं जिनका क्रियान्वयन कभी संभव नहीं हो पाएगा, जैसे समान नागरिक संहिता। लेकिन अभी वर्तमान सरकार जो है वो प्रयास इसके लिए भी कर रही है कि किस तरह से वो इन अधिकारों को इम्प्लीमेंट करे और इसको करने का प्रयास करे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी उपयोगिता या उनकी महत्ता क्या है। उनकी उपयोगिता या उनको हम किस आधार में उनकी महत्ता है उसको देखेंगे। तो यह राज्य में को निरंकुश होने से बचाता है। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो राज्य को निरंकुश होने से बचाने का काम करती है। और दूसरा जो है नीति निर्देशक सिद्धांत एक नैतिक मतलब जो है वो बंधन है। दूसरा जो इसकी उपयोगिता है कि यह राज्य को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के लिए भी मार्ग दिखलाता है। इसके बाद इसमें जो प्रावधान किए गए हैं नीति निर्देशक तत्वों में, इससे सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति संभव हो सकती है। नेक्स्ट, जो नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, परंतु कभी कभी नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से न्यायपालिका भी संवैधानिक प्रावधानों को एवं आधारभूत लक्ष्यों की नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से स्पष्ट करती है। तो इस तरह से इसका जो है बहुत भी इसकी उपयोगिता है। भले ही यह मौलिक अधिकार की तरह इसको क्रियान्वित करने की इसमें ये नहीं दी गई है, लेकिन इन सभी के बावजूद जो है सामाजिक आर्थिक क्रांति का साधन है, संविधान में की व्याख्या करने में सहायक है। कार्यपालिका प्रधान इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, इसका है। और इन तत्वों को क्रियान्वित जो है वो किया जाता है जब, तो क्रियान्वित करने के क्रम में नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन की समस्या पुलिस राज्य की कल्याणकारी और राज्य और संविधान द्वारा स्थापित राजनीतिक लोकतंत्र के आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तित कर सकने की समस्या है। और नीति निर्देशक तत्वों में अनेक बातें कही गई हैं, लेकिन यदि निर्देशक तत्वों का लक्ष्य बताया जा सकता है तो वह यह है कि ये आर्थिक सामाजिक न्याय है। तो नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक सामाजिक न्याय से संबंधित जो प्रमुख बातें कही गई हैं उसमें है कि अधिकतम संभव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना हो, सभी व्यक्तियों के लिए आजीविका साधन, बालकों, महिलाओं, युवाओं और श्रमिकों सहित सभी व्यक्तियों की शोषण से रक्षा, छोटे कृषकों और भूमिहीन मजदूर किसानों के हितों की रक्षा, असहाय व्यक्तियों को राजकीय सहायता और सभी व्यक्तियों के लिए कानून न्याय की प्राप्ति आदि है। और इस तरह से अगर हम देखें तो जो आपका आर्थिक सामाजिक न्याय के प्रति इनका जो लक्ष्य है, इसे पूरा करने के लिए दीर्घकालीन प्रयत्न, प्रचुर धन तथा तीव्र गति से आर्थिक सामाजिक विकास की आवश्यकता है। और संविधान लागू किए जाने के समय से ही इस दिशा में शासन के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए गए हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अपने इस पिछले क्लास में चर्चा की है। और इसके अंतर्गत हमने एक अनिवार्य शिक्षा और प्राथमिक अधिकारों को भी किस तरह से इसको लागू किया गया है। तो जैसे कि जमींदारी और जागीरदारी प्रथा जो थी उसका अंत करके भूमि सुधार आंदोलन लाया गया, और इसमें 9वीं अनुसूची वगैरह की जो है उसके बारे में उसको जोड़ा गया। पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो हैं। साथ ही साथ पंचायती राज जो 73rd अमेंडमेंट हुआ, पंचायती राज के द्वारा स्थानीय स्वशासन मतलब शासन का विकेंद्रीकरण करने की बात हुई। उसके बाद कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा के लिए वृद्धा पेंशन योजना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना आदि की, या साथ ही साथ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो भी 2005 में बनाया गया। तो इसको इस तरह से किया गया है। साथ ही साथ बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ। संपत्ति के अधिकार जो थे उसको संबंधित व्यवस्था जो है वो किया गया 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1978 में 78-79 के आधार पे। और न्यायिक व्यवस्था में सुधार हुआ, और इसके अंतर्गत लोक अदालतें या स्पीडी
ट्रायल या स्पीडी जस्टिस जो है, त्वरित न्याय देने के लिए जो न्यायिक सुविधाएं जो हैं उसको त्वरित न्यायालयों की स्थापना की गई, व्यवस्था की गई। और उससे भी महत्वपूर्ण जो है अनिवार्य शिक्षा जो है और निःशुल्क शिक्षा जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा। और सर्व शिक्षा अभियान जिसमें 6 से 14 वर्ष के लिए प्रारंभिक और जो है अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने की बात है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान, मध्य अवकाश भोजन, मिड डे मील जो है इसकी व्यवस्था की गई। और शिक्षा का मूल अधिकार को दिसंबर 2002 में स्वीकृत करने के बाद जुलाई 2009 से यह जो है वो लागू है और अगस्त 2009 में जो है इसको प्रकाशित किया गया है। और इस प्रकार हम देखें तो उपरोक्त के अतिरिक्त इस दिशा में अन्य कार्य भी हुए हैं, जैसे 1975 में बंधक मजदूरी की समाप्ति, स्त्री पुरुष की समान वेतन दिलाने का कानून पारित किया गया है। 1993 में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 1997 में सरकार के द्वारा जो है 6 माह के बाल मजदूरी को समाप्त कर दिया है। और अब बाल मजदूरी को समाप्ति के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। और बाल पुनर्स्थापना कल्याण कोष भी बनाया गया है। और मोदी सरकार की पहल पर नीति निषेध सिद्धांतों के क्रियान्वयन की दृष्टि से मोदी सरकार ने भी अनेक, जो वर्तमान सरकार है उसने भी अनेक योजनाएं जो है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए क्रियान्वित किया है, जिसमें उज्ज्वला योजना, जनधन या मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत अभियान योजना, शौचालय बनाने की मुहिम आदि। मोदी सरकार 2 ने भी छोटे छोटे किसानों और छोटे व्यापारियों को 60 साल तक की उम्र के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की बात, पेंशन योजना शुरू की है। तो ये कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं जो टाइम पर जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए इम्प्लीमेंट किए जाते रहे हैं। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम उसको और भी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकार और जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, मूल अधिकार और नीति निर्देशक जो तत्व हैं, इनमें अंतर क्या है या इनकी तुलना हम कैसे करेंगे, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार, कभी कभी कॉम्परेटिव आता है कि दो अंतर बताएं, तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार राज्य को कुछ निर्देश देते हैं तथा राज्य के किन्हीं कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, और इसलिए मूल अधिकारों की प्रवृत्ति जो होती है नकारात्मक होती है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को कुछ कार्य करने के लिए कहता है, अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं एक सकारात्मक जो है इनकी भूमिका होती है। ये डिफरेंसेस है। मूल अधिकार के द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। इसके बाद मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कानून द्वारा लागू हो सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को कानून न्यायालय में द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। उसके बाद मूल अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति है, जबकि नीति निर्देशक के तत्वों के पीछे जो है कानून की शक्ति ना होकर केवल राजनीतिक और नैतिक शक्ति होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्या अंतर है, समानता है राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उनमें हमने देखा कि क्या इसमें अंतर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने मूल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हमने देखा कि इसके मीनिंग को समझा, इसकी विशेषताओं को समझा, इसके महत्व को समझा, इसकी आलोचनाओं को देखा। उसके बाद अनुच्छेद 36 से लेकर जो 51 तक जो विभाजन किया गया है अध्ययन की सुविधा के लिए, इसे 3 सिद्धांतों में विभाजित किया गया है। समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और जो है आपका उदारवादी या लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित जो पर आधारित जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उन पे हमने उनकी चर्चा की।
और उसके बाद साथ ही साथ उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया गया है, क्रियान्वयन कैसे किया गया है भारत सरकार के द्वारा समय समय पर, उसकी हमने चर्चा की। मौलिक अधिकार तथा नीतिशक तत्वों में अंतर को हमने समझा और महत्व को उसके बाद हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मूल जो आपके राज्य के नीति निषेक सिद्धांत हैं उसके अंतर्गत हैं। अब इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि इस क्वेश्चंस बनते हैं कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर क्या है, इसको स्पष्ट करें। इसके बाद भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों में कौन से नीति निर्देशक तत्व उदारवादी लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं, उनकी व्याख्या करें। उसी तरह समाजवादी लक्ष्यों को तत्वों की व्याख्या करें, या समाजवादी या गांधीवादी का भी आ सकता है। या आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के पक्षों को स्पष्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व क्या हैं और ये कौन कौन से हैं, एक आलोचात्मक विवरण प्रस्तुत करें। इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो ये इससे इम्पॉर्टेंट जो कुछ क्वेश्चंस थे वो थे जो आपके एग्ज़ाम स्पेशली जो यूजी और पीजी के लिए हैं बच्चे, उनके लिए ये क्वेश्चन थे कि इससे बनते हैं। ओवरऑल जो भी क्वेश्चन इससे बनते हैं इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो गए। तो ये हमारा यूनिट 2 था जिसमें हमने सबसे पहले मौलिक अधिकारों को पढ़ा, उसकी बृहद चर्चा की हमने। उसके बाद हम मौलिक कर्तव्य को समझें और उसके बाद उसका जो तीसरा पार्ट था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसकी चर्चा हमने की। तो अब आई होप आपको समझ में आया हो। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने जो प्रश्न हैं उनको रखिए। हम लोग नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।